आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का कहर। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। तालाब से मिला नवजात का शव। गांव का एक बीपीएल परिवार एक कमरे में जीवन बसर करने को मजबूर। बम से उड़ाने की धमकी पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का बयान। झुंगी पर गिरा पेड़, 8 वर्षीय बच्चे की मौत। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। सीपीआईएम नेता का हिमाचल सरकार पर हमला। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया। बुधवार रात शिमला, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी, झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चला, जिससे पेड़ तक उखड़ गए, घरों की टीन की छतें उड़ गई और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कांगड़ा और ऊना जिलों में पेड़ गिरने से कई स्थानों पर ब्लैकआउट हो गया। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पेड़ गिरने के कारण यातायात भी प्रभावित रहा। ऊना के गगरेट क्षेत्र में आम का पेड़ गिरने से गगरेट ऊना मार्ग पर घंटों यातायात ठप रहा। गगरेट बस अड्डे के पास पेड़ और बिजली का खंभा गिरने से हालात और गंभीर हो गए। शादी समारोह में भी तूफान के चलने से दिक्कतें पेश आई। कई स्थानों पर पंडाल तक उड़ गए। खेतों में फसलों तक को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं सेब की फ्लावरिंग भी गिरने की सूचना मिली है। इस दौरान लाहौल घाटी के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। रोहतांग और कुंजम दरा, बारालाचा और शिंकुला दरों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड का इजाफा हुआ है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 18 और 20 अप्रैल तक राज्य के अधिकांश भागों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। शुक्रवार और शनिवार को बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना बताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम को देखते हुए जरूरी सावधानियां बरतें। हिमाचल प्रदेश में बम से उड़ाने की धमकियों ने हड़कंप मचा दिया है। मंडी जिले के उपायुक्त कार्यालय में गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी है। इसके बाद राजधानी शिमला के सचिवालय को भी ऐसी ही धमकी मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षकों के तबादलों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर माह में यह निर्णय लिया था कि शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे। यह फैसला राज्य कैबिनेट में लिया गया था। रोहित ठाकुर ने कहा कि अप्रैल महीने से ही स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी है और ऐसे में शिक्षकों के अनावश्यक तबादलों से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है जिन्हें ज्यादा जरूरत रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के हितों और विद्यार्थियों की पढ़ाई दोनों को प्राथमिकता दे रही है। आप जानते हैं कि हमने पिछले वर्ष अक्टूबर में ये निर्णय लिया था कि एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफर नहीं होगी और लगभग उसके उपरांत लगभग 6-7 महीने तक हमने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी किया और ये निर्णय कैबिनेट का था। और आप जानते हैं कि निरंतर ट्रांसफर्स होने के कारण एक शैक्षिक माहौल जो स्कूल में होना चाहिए था वो प्रभावित होता था। तो ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था जिसके माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा जो सरकार की प्राथमिकता है वो धरातल पे नजर आए। और अब क्योंकि हमारा एकेडमिक सेशन विशेषकर जो हमारे समर क्लोजिंग स्कूल्स है वो आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है, तो इसमें भी लगभग ये मानिए आपके 15 दिन का हमने समय दिया था कि जो नीड बेस्ड ट्रांसफर्स हैं इन जनरल हमने ट्रांसफर पे बैन नहीं उठाया था जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, लेकिन जो नीड बेस्ड कोई ऐसे मेडिकल ग्राउंड पे, कोई वैकेंसी पे, म्यूचुअल इस तरह के जो प्रपोजल्स थे, हालांकि सेशन के दौरान भी जो बजट सेशन आपका मार्च के महीने में हुआ था उस दौरान भी बहुत से प्रतिनिधियों ने अपने ड्यू नोट्स दिए थे, तो उसमें हमने आगे वो प्रोसेस करने को डिपार्टमेंट को दिए हैं। और उसके उपरांत भी गत 15 दिनों में जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आई थी वो हमने डिपार्टमेंट्स को भेजी है, एचओडीज को भेजी है ताकि वो फाइल पे सारे मैटर्स को लाए। और
जहाँ तक हमारे कार्यालय की बात है, जैसे हमने पहले भी आपने अपने मीडिया में भी आज खबर लगी है, 15 अप्रैल के बाद हम कोई भी जो मैं समझता हूँ हमारे पास प्रपोजल्स आएंगे ट्रांसफर के, वो हम नहीं डील करेंगे। और जो आप ऑलरेडी प्रोसेस में है वो फाइल्स आएगी, और जो फाइल्स में जिस तरह से रिकमेंडेशन होगी उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। और ये बयान निरंतर आपके कैबिनेट सेशन के दौरान लगा रहेगा। जनरल हमारी लगभग कोई 5000 से अधिक हमने पद अभी 2 वर्षों में रेगुलर अपॉइंटमेंट के माध्यम से भर दिए हैं, जिसमें से लगभग कोई 700 से अधिक तो आपके लेक्चरर स्कूल कैडर के पद हमने भर दिए। आपके लगभग कोई 3800 से अधिक हमारे जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट अपने आप में जो रिकॉर्ड हुई है, जिसके कारण आपके अधिकतर विदाउट टीचर, सिंगल टीचर स्कूल्स की पोस्टें भरेगी। और ये रिफ्लेक्शन आपने असर की रिपोर्ट में भी देखा है, जिसमें अच्छे रिजल्ट आए हैं। और लगभग मैं समझता हूँ हमारे प्रिंसिपल्स की, हमारे प्रमोशन और आपके अपॉइंटमेंट के माध्यम से स्कूल कैडर की हमने लगभग कोई 350 के आसपास पोस्टें भरी है। और इसके अलावा जो कॉलेज कैडर की 119 पोस्टें भरी, तो टोटल लगभग कोई 5000 से अधिक आपकी पोस्टें जो हमने रेगुलर भर्तियां अभी 2 वर्षों में की है। आने वाले समय में हमने लगभग कोई 3101 आपके एलिमेंट्री एजुकेशन में, जैसे आपने 450 की बात की, प्रथम चरण में 3101 में से, क्योंकि इकट्ठी इतनी हमें समझता नियुक्तियां नहीं हो पाएगी, जो हमने अपनी प्राथमिकता दी है, क्योंकि विशेषकर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, यहाँ पर टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के बहुत से पद खाली है। तो हमने प्राथमिकता दी है कि 450 पद, इसमें से जो 3101 टोटल है, जिसमें लगभग कोई 1700-1800 जीबीटी के टीचर्स की आपकी अपॉइंटमेंट होनी है, 1100-1200 आपके टीजीटी तीनों श्रेणी के। तो ये हम पहली प्राथमिकता हमने ये दी है कि जो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल जिनकी आवश्यकता फील्ड में है, इनकी नियुक्तियां हो, इसकी चयन प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ हो और चरणबद्ध तरीके से टोटल जो 3101 की जो हमने रिक्वेजिशन भेजी चयन आयोग को, ये भर्तियां हो। पॉलिटिक्स तो क्या होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं एंटी सोशल का वो डिस्ट्रक्टिव लोग, जिस तरह की धमकियां देने की बात है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसको सीरियसली लेगी और जो भी इसमें सख्ती से कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। उपमंडल बगाना की पंचायत धुंधला के गांव अपर धुंधला में बीते कल एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के शमशान घाट के पास स्थित तालाब में एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ पाया गया है। शव को देखकर ग्रामीण लोग चिंतित हो गए हैं। गांव के लोगों ने बताया कि नवजात के गले में पत्थर बंधा हुआ था, जिससे यह संदेह गहराया कि उसे जानबूझकर तालाब में फेंका गया है। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस को तुरंत सूचित किया गया। थाना प्रभारी रोहित शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिशु का जन्म हाल ही में हुआ था और जन्म के तुरंत बाद ही उसे तालाब में फेंकने की क्रूर कोशिश की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस अमानवीय कृत्य की गहराई से जांच भी शुरू कर दी है। पंचायत उप प्रधान रमन कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और गुस्से की लहर है। स्थानीय लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और दोषियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है, यदि किसी के पास इस घटना से जुड़ी कोई जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे। साथ ही समाज में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की रक्षा और देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जाए। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित राज्य सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। मुख्य सचिव प्रभु सक्सेना ने इस घटना को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश भी दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिवालय प्रशासन को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बम धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ था। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सचिवालय परिसर को खाली करवाकर डॉग स्क्वाड की मदद से सघन तलाशी अभियान शुरू किया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संदर्भ में कहा कि इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पूरी छानबीन करने के निर्देश दिए गए हैं। भाषा है, एक डीसी मंडी को थी और एक चीफ सेक्रेटरी को थी। तो सचिवालय की बात तो उन्होंने नहीं कही है, उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय की बात कही है, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय भी सचिवालय नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि कोई घटना होने वाली है तमिलनाडु के, उसके साथ टाइमिंग करना चाहेंगे वो इन विस्फोटकों को। तो हमने और
ऐसा समाचार पत्रों में निकला है कि ऐसी ही मेल्स और धमकियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलाधीशों को गई हैं। लेकिन इसके हम लोगों ने कल इस पे पूरी कार्रवाई की। डीसी ऑफिस मंडी पूरा खाली कराया गया, उसका पूरा सैनिटाइजेशन हुआ और कल शाम मेरे दफ्तर का भी सैनिटाइजेशन हुआ है। तो कोई ऐसे चीज़ तो संदिग्ध चीज़ तो नहीं मिली है, लेकिन तब भी हम लोग पूर्णतः सचेत हैं। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि रिसेंटली ऐसी कुछ घटनाएं, ऐसी कुछ ईमेल आपने दिल्ली के स्कूलों के बारे में भी सुनी थी और एयरलाइंस के बारे में भी सुनी थी, और फॉर्चुनेटली कहीं कोई इसमें सत्यता नहीं पाई गई। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये पता करने का कि ये मेल कहाँ से आई है, जो कि कठिन कार्य है, लेकिन उसमें अगर केंद्रीय एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता होगी तो उनसे भी हम संपर्क करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पूर्णतः सचेत हैं और निश्चिंत हैं। जनता से मेरा ये अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं। जिला मुख्यालय से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत दडूही के एक गांव का बीपीएल परिवार बीते 10 वर्षों से सरकारी आवास योजना के लाभ से वंचित है। राकेश कुमार नामक परिवार का मुखिया दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह अपने 5 सदस्यीय परिवार का गुजारा कर रहा है। बावजूद इसके उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रदेश सरकार की किसी भी आवासीय योजना के तहत मकान निर्माण के लिए कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली है। परिवार की हालत इतनी खराब है कि 2 बेटियों को 12वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। राकेश के अनुसार बेटियों की आगे की पढ़ाई आर्थिक तंगी के चलते संभव नहीं हो सकी, जबकि एक छोटा बेटा अभी स्कूल में पढ़ रहा है। परिवार फिलहाल एक कमरे में रहने को मजबूर है, जो हर बारिश में गिरने का खतरा लेकर आता है। राकेश कुमार ने बताया कि उन्होंने बीते वर्षों में कई बार मकान के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक किसी भी योजना के तहत उन्हें सहायता नहीं मिली है। हर बार केवल आश्वासन मिला है, लेकिन आज तक ना तो कोई सर्वे करने आया और ना ही कोई मदद मिली। उन्होंने बताया कि हर बरसात में इस परिवार को डर सताता है कि उनका एकमात्र आशियाना कहीं ढह न जाए। ऐसे में राकेश कुमार ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि उनका परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। शिमला में आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन की ओर से एक शांतिपूर्ण श्रमिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को दोहराना था। धरने में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं ने हाल ही में सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके साथ साथ स्वर्ण समाज से जुड़ी अन्य मांगों को भी सरकार को देखना होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्वर्ण आयोग के गठन की मांग पिछली सरकार से भी की गई थी और वर्तमान सरकार से भी इस मांग को लेकर बार बार आग्रह किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान सरकार को सत्ता में आए 2 साल हो चुके हैं, फिर भी इस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। धरने में संगठन के विभिन्न जिलों से आए सदस्यों ने भाग लिया और प्रदेश सरकार से अपील की है कि स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। ये क्रमिक हड़ताल आज शुरू की गई है। इसका मुख्य मुद्दा है कि जो अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में जो अमाउंट बढ़ाया 50,000 से बढ़ाकर जो 2 लाख रुपए किया, और उसके साथ हमारी बड़ी पुरानी लंबित मांग है स्वर्ण आयोग की, जो पिछली भाजपा के समक्ष मांग रखी और जो वर्तमान सरकार के समक्ष भी 16 मार्च 2023 को हमने स्वर्ण आयोग की मांग रखी थी। वर्तमान सरकार ने भी कहा था कि हम 6 महीने के भीतर इसको बनाएंगे, लेकिन 2 वर्ष का समय बीत गया तो सरकार ने 1% भी सुध नहीं ली। आज कहीं ठेकेदार सड़कों के ऊपर है, चाहे आज कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, पेंशनर सड़कों के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल क्राइसिस वो चरम सीमा के ऊपर है। सरकार हर बात के लिए रोना रोई कि हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के पास बेटियों की बोलियां लगाने के लिए पैसा आ गया। अभी नवरात्रे को प्रोत्साहित करना, उसके ऊपर राशि आवंटित करना, वो इस प्रदेश के लिए वो एक दुर्भाग्यपूर्ण वो विषय है और प्रदेश सरकार को इसके बारे में विचार मंथन करना चाहिए। 68 विधायक हैं, 68 विधायकों के घर में खुद भी बेटियां हैं और किसी भी बेटी की शादी का निर्णय कि वो बेटी किससे शादी करेगी, कहाँ शादी करेगी, वो निर्णय
का अधिकार वो सरकार को नहीं है। उस बात का निर्णय उस लड़की के माँ बाप को है, उसके घर वालों को है, जिन्होंने उस लड़की को पाला पोसा है, उसको पैदा किया है। सरकार एक बेटी के ऊपर धनराशि आवंटित करने लग गई कि हम अंतर्जातीय विवाह, प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो बल्कि डॉक्यूमेंट मेरे पास है भी फोन में, कि जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि जातिवाद को खत्म करने के लिए और छुआछूत को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया। मैं प्रदेश की सरकार से, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, आम जनता से मैं पूछना ये मैं कहना चाहता हूँ कि क्या किसी बेटी के ऊपर धनराशि आवंटित करके क्या आप जातिवाद को मिटा सकते हैं? क्या आप छुआछूत मिटा सकते हैं? अगर जातिवाद को आपने खत्म करना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, समानता का अधिकार लागू कीजिए, सबको बराबर समान अधिकार दीजिए। फिर आपने जातियों के आधार पर ये नीतियां, योजनाओं का आवंटन किया क्यों है? एक तरफ खाई खुद खोदते हैं और उसका ठीकरा फिर आम जनता के सिर के ऊपर फोड़ते हैं, और उसका ठीकरा फिर हमारी बेटियों के सिर के ऊपर फोड़ देते हैं। आपसी रजामंदी, परिवार की रजामंदी से कोई शादी करे, उसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन अगर कोई किसी को पैसे के लालच में कोई किसी लड़की को भगा कर ले जाए और उसके बाद पैसे की जाकर मांग करे, उस बात से हमको दिक्कत है। उस बात से हम लोगों को समस्या है कि अगर आपने अंतर्जातीय विवाह अगर करने हैं तो बहुत सारे लोग करते हैं और परिवार की रजामंदी से करते हैं। लड़कियां भागती हैं, ये लड़कियों को भगाते हैं, उसके बाद उन्हीं लड़कियों को उनके परिवार के खिलाफ कर देते हैं, माँ बाप को थाने में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, माँ बाप के ऊपर ही केस दर्ज करा देते हैं। ये कहाँ का कानून है और ये कहाँ की इंसानियत है? तो इसलिए इन दो मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। 24 तारीख को हमारा सचिवालय घेराव होगा और हमने ये कहा है कि पूरी ताकत के साथ हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे। प्रदेश की सरकार के पास 24 तारीख तक का समय है, वो इस विषय के ऊपर विचार मंथन कर ले। कोई निर्णय जो उन्होंने लेना है, कैबिनेट में लेना है, सदन में लेना है, जहाँ पर भी लेना है वो कर लें। 24 तारीख तक अगर हमारी मांगे मान ली गई तो ये हमारा वादा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर इतने फूल बरसेंगे, पूरे भारतवर्ष में आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं बरसे होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो साहब ये सचिवालय फिर ये 24 तारीख को बंद होगा पूरी तरीके से, और तब तक उस सचिवालय को खाली नहीं किया जाएगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। सीपीआईएम के एक वरिष्ठ नेता ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह कैसी सरकार है जहां 120 घरों के लोग बेघर होकर तंबू में रहने को मजबूर है और रात भर उन्हें बाहर रहना पड़ रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी राज्य के प्रिंसिपल सीसीएफ पर डालते हुए उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। नेता ने कहा कि सरकार का ये रवैया अमाननीय है, प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है और प्रभावित परिवारों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता बेवजह परेशान हो रही है। सीपीआईएम ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की तत्काल जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि आम जनता का विश्वास शासन और प्रशासन में बना रहे। उसकी लगातार बेदखली हो रही है और आज बड़ी भारी मन से कह रहा हूं मैं, बड़ी भारी मन से 120 मकान आज बंद हो गए हैं। ये कैसी सरकार है? टेल मी, ये गवर्नमेंट को देना है ना जवाब, मुझे तो नहीं देना इसमें जवाब। 120 घर बंद हो गए हैं और वो तंबू में रह रहे हैं बाहर, और हिमाचल प्रदेश की सरकार इतने निकम्मे प्रिंसिपल चीफ को बैठाया है फॉरेस्ट के, जो पूरी एक्सरसाइज के बाद कि हिमाचल प्रदेश में जो 2006 का कानून है, और क्लियर हो जाए इस बात को, इस प्रश्न को लेकर 2006 का कानून अगर बना है तो सोल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिस समय यूपीए 1 की सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी और जो उनके समर्थक घटक थे सरकार नहीं बना सकते थे। 209 ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे कर पाए। वाम की उन्होंने मदद ली और वाम ने तो जोड़ ली थी सीपीआईएम, मैं दोहरा रहा हूं, जिसने कहा हमें कोई मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहिए, कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, नो मिनिस्ट्री, वी ओनली वांट कि भी जो देश की अवाम है, मेहनत कश है, उसके पक्ष में कानून बनना चाहिए। 3 सिफारिशें की थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। एक कहा था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बने। एक्ट क्यों बने? क्यों सदियों से जंगलों में रहने वाले और जो जनजातीय हैं उनके सेटलमेंट नहीं हुए थे,
उनके ये क्या कहते हैं जो जमीन है उनकी मलकियत नहीं बनी थी, उसके राइट्स नहीं दिए गए थे। तो ये मांग थी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये देश के अंदर लाया जाए, पहली बात। नंबर 2, जो ये ठगी ठोरी का दौर जो चल रहा था, जो तेज देश में आज भी हो गया है, ये मांग की कि RTI कि ये राइट होना चाहिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट में क्या बोला है दैट इज शुड बी अवेलेबल फॉर RTI। अफसर बड़े बड़े क्या कहते हैं फाइलों में बातों को दबा देते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया डकार देते हैं, दैट शुड बी अवेलेबल टू दी RTI। एनी कॉमन आदमी उसके लिए अप्लाई करे तो जानकारी मिलनी चाहिए। और तीसरी बात की थी कि मनरेगा इस देश के अंदर जो गरीब है उसको देहात के अंदर काम करने के लिए, तो ये देन जनता की है इस देश में, ये FRA के कानून को। ये कौन अफसर है, इनको किसने इजाजत दे दी है, किससे इन्होंने ये राय ली? 11 अप्रैल का ऑर्डर इतना खतरनाक है। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद नेगी जी की मैं आज भी तारीफ कर रहा हूं। मेरे 100 डिफरेंसेस हो सकते हैं सरकार से, 100 मतभेद हो सकते हैं सरकार से, नेगी जी से हो सकते हैं, लेकिन बहुत सी बातों के ऊपर सहमति है। और हम समझते हैं, CPIM ये समझती है कि आजादी के बाद अगर किसी ने हिम्मत की हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं भूमि, जो भूमिहीन है, जो जंगलों में रहने वाला है, उसको भूमि देने का काम अगर किया है, तो मैं समझता हूं नेगी जी की एक कंट्रीब्यूशन उसमें है। इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। हमारे जितने मर्जी मतभेद सरकार और सरकार के तंत्र से हो सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट है वो सबको मानना है, ये इसको हम अप्रिशिएट करते हैं।